अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने लगे हैं। STA 642 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिड टर्म के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हैं, पार्ट नंबर 1 और 2 में करेंगे। इससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स में, मिड टर्म के पेपर्स में काफ़ी रिपीट हुए हैं। ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मैंने अपलोड किया है MCQs को लेके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कुछ टॉपिक्स के। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक ज़रूर पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन 3 एग्जाम्पल ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कहता है ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डेटे का रिज़ल्ट निकालते हैं और हर दफ़ा ये चांस होता है कि आपका एक नया रिज़ल्ट आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉइन है आपके पास जिसको आप उछाल रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब भी आप उछालेंगे उसका एक नया रिज़ल्ट आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब सर्वाइवल टाइम्स के बाद जो है ना उसका एक नया रिज़ल्ट आ जाए, तो इसे हम रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन कर दी हैं, आप इसे एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें है डिफाइन PDF और उसकी एग्जांपल। तो कहते हैं अगर हम ये देखें कि PDF क्या है, ये वर्ड के स्टैंड क्या है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर आपने MCQs का लेक्चर लिया होगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। कहता है कि ऐसा फंक्शन है जिसमें हम किसी भी कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेके किसी भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल से थोड़ा इस चीज़ को समझ लेते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक इंटरवल है 0 और 1 का, तो ये है पर्टिकुलर वैल्यूज़ जिसे आप क्या कर रहे हैं, अपने कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल को या कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल के फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ये हम थोड़ा सा आगे जा करेंगे। इस चीज़ को मैंने डिटेल में जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है 3, इसमें है डिफाइन मीडियन और एग्जाम्पल। तो मीडियन किसी भी डेटे के अंदर के मिडल वैल्यू को कहते हैं। अब ये नहीं है कोई भी डेटा है तो आप उसमें कहेंगे कि जो उसका मिड होगा वही, जो उसकी मिडल वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट ही आपका मीडियन होगा, ऐसा नहीं है। हम अपने डेटे को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और उस डेटे के अंदर से जो मिड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको इधर एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी 3, 5 और 7, ये हमारा एक डेटा है और इसका जो मिड है वो है बेसिकली हमारे पास मीडियन। कहते हैं फॉर एग्जांपल एक ऐसा भी डेटा आ जाता है जिसमें आपके जो मीडियन है वो 2 नंबर्स आ रहे हों। अगर तो आपके पास कोई ऐसा डेटा आ जाता है जिसमें जो मीडियन है वो 2 वैल्यूज़ थी, तो आपने दोनों की दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। जैसे 2 और 3 हमारा कोई रेंडम किसी डेटे के अंदर से मीडियन निकल आता है, दोनों को ऐड करने के बाद 2 पे ही डिवाइड करना है, तो फिर आपका मीडियन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। कहता है कि एक डेटा है जिसमें आपने उसके डेटे के अंदर नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो अरेंज करना है, उसमें से मिडल वैल्यू निकालनी है। अगर तो एक वैल्यू आई है तो आप कहेंगे ये मीडियन है। अगर 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो दोनों को प्लस करने के बाद आपने 2 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका एग्जैक्ट मीडियन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन में हमने सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ करनी है जो आपको डेटा दिया हुआ है, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। आपके डेटे के अंदर कितने नंबर्स हैं और दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका एक फ़ाइनल आंसर आ जाता है अर्थमेटिक मीन का। इसके बाद आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो ज्योमेट्रिक मीन में nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ लेते हैं। तो nth रूट का मतलब क्या है कि आपका जो स्क्वायर ऑफ रूट है उसके ऊपर n जो है ना वो nth रूट उसको बोलते हैं। आपके डेटे के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी इस n की जगह आपने वो नंबर लिखना है कि आपके डेटे के अंदर 3 वैल्यू हैं या 4 वैल्यू हैं, तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इस पे जो है ना इसके साथ उसका अंडर रूट ले लेना है या स्क्वायर रूट ले लेना है, जैसे आपको इजीली समझ आ सके। उससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
एक्सप्लेन सिमेट्रिक y इज इक्वल टू x। कहता है कैसा सिमेट्रिक ग्राफ है जिसमें जो हमारी लाइन है y की वो इक्वल है 6 के। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट जो x y का है वो होगा y और x के इक्वल ऑन द ग्राफ। अब मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है व्हाट इज़ द रैंडम वेक्टर। रैंडम वेक्टर में हम बेसिक यूज़ करते हैं रैंडम वेरिएबल्स को, ठीक है। उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो रैंडम वेरिएबल्स के होते हैं। अब रैंडम वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल रैंडम क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब मल्टीपल रैंडम क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इसको हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास एक रैंडम वेक्टर जो है x है वो इक्वल है x1 और x2 और ये हैं x1 और x2 रैंडम मल्टीपल वैल्यूज़ या रैंडम मल्टीपल क्वांटिटीज़ आप कह सकते हैं इस चीज़ को। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रॉपर्टीज़, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी कोई 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी नॉन डिक्रीजिंग, जिसमें हमारा फंक्शन कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता अगर x इंक्रीज़ भी हो रहा है। अगर अपने इसी फंक्शन के अंदर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो हमारा फंक्शन जो है ना वो या तो 0 के इक्वल वैल्यू देता है या 1 के इक्वल देता है। उससे अगली प्रॉपर्टी है इसकी राइट कंटिन्यूस, तो वो हमेशा राइट साइड पे कंटिन्यूस होता है और लेफ़्ट साइड पे कंटिन्यूस नहीं होता। उसकी रेंज क्या आ जाती है जिसे आप इंटरवल भी बोलते हो, 0 और 1। हमेशा जो है कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो उसकी रेंज लेंगे वो 0 और 1 ही होगी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के। अब ये एक अलग बात है कि वो आपको खुद से अगर इंटरवल दे देता है तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो और होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास व्हाट इज़ दी पीएमएफ का अगर आप स्टैंड देखें तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है और ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स यूज़ होते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ली तो हमारी पीएमएफ जो है ना वो इक्वल होगी 1 की। तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि पीएमएफ में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लेते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल 1। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कोरिलेशन जो है आपने इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन का बताना है। कोरिलेशन अगर 2 वेरिएबल्स के दरमियान है तो कभी भी वो इफ़ेक्ट नहीं करता आपके ओरिजिन को चेंज करने पे। अगर कोरिलेशन x एंड y में है तो फिर भी वो चेंज मतलब आपके ओरिजिन को चेंज करने में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, चाहे उस पर कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स हैं। हम ये कह सकते हैं दिस इज शो डैट कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी CGF एंड MGF। C का मतलब होता है कॉमुलेटिव, G का मतलब जनरेटिंग, F का मतलब फंक्शन और ये MCQs में भी रिपीट होता है और आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। M का मतलब होता है मोमेंट, G का मतलब जनरेटिंग और F का मतलब फंक्शन। कह रहे हैं अगर हम लॉगरिथम ले रहे हैं CGF का या MGF का वो इक्वल होगा KX इंटू टी ln MX इंटू टी के। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉमुलेटिव को अगर हमने किसी भी फंक्शन का कॉमुलेट लेना है या किसी फंक्शन को से ड्राइव करना है कॉमुलेट को तो हम उसको डेरिवेट करेंगे। अगर हमने मोमेंट ड्राइव करना है तब भी हम क्या करेंगे उसका डेरिवेट लेंगे। तो होपफुली आपको ये रिलेशन जो है ना वो अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मैंने येलो से हाईलाइट किया है। इस येलो से हाईलाइट करने का मकसद ये है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। हो सकता है आपको भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए लेकिन यहाँ से जो है वो फंक्शन चेंज कर दे, तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इसमें हमने वेरिएंस निकालना है तो x डॉट f इंटू एक्स डी एक्स। हमारा फंक्शन में जो है ना वो x ही वेरिएबल है इसलिए हम इधर dx लगा रहे हैं। अब फंक्शन की जगह f इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यूज़ लगा देंगे जो उसने आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दी है
और आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 6 को बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट था। बाकी सारे फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपने 6 और 0 को रख के इन x के अंदर जो है ना वो वैल्यूज़ भी निकालनी है। सेकंड मोमेंट निकाल रहे हैं। सेकंड मोमेंट में हम हमेशा x स्क्वायर लगाएंगे। अब अपने फंक्शन के साथ सेम वही प्रोसेस है ऊपर वाला, लेकिन फंक्शन के साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को करने के बाद 6 को बाहर कॉमन ले लेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना आता होगा अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो अगर नहीं भी हैं तो मैंने क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से सॉल्व किया है। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब है वेरिएंस के लिए जो आपका फॉर्मूला मोमेंट में से आपने जो मीन निकालना था, इनके कुछ फाइनल वैल्यूज़ इस तरह आई थी। मैंने दोनों को माइनस किया। माइनस करने के बाद मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। इसको मैंने डिटेल से नहीं किया क्योंकि आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने जो है वो PDF निकालना है। एक्सपोज कर लें कि आपके पास रेंडम वेरिएबल y जो है ना वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि y जो है x1 x2 के है और z जो है ना वो x2 के हैं। तो हम x1 और x2 की जो है वो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है आप जैकोबियन डिटर्मिनेंट लें, ठीक है। जैकोबियन डिटर्मिनेंट लेने के बाद ट्रांसफॉर्म करें PDF के अंदर। PDF अगर आपके पास YZ का है तो YZ की जगह x1 x2 रख लें जो आपको उसने गिवन दिए गए हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने लेट करके निकाली। जैकोबियन के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे फाइनल वैल्यू जो थी वो ये आ रही थी 8y और Z3। ये इसको आप डिटेल से खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब तीसरा स्टेप था हमने मार्जिनल PDF निकालना था y के ऊपर। इसमें भी इस चीज़ को इंटीग्रेट किया गया है। इंटरवल जो यूज़ किए हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इंटीग्रेट करना आपको आता होगा। तो हमारा PDF का जो ओरिजिनल फंक्शन था वो इस तरह आया है। आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे सपोज करें कि आपके पास डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल x का जो है वो है -1 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कुछ इस तरह की है और फाइंड करनी है कंडीशन 2, ये फाइनाइट नंबर हैं या नहीं है। तो अगर उसने आपको कंडीशंस जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको गिवन दे दी है तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी -1 पे थी उसकी 1/4, 0 पे थी 1/2 और 1 पे थी उसकी 1/4। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ये एक तो बेसिक चीज़ थी। ये चीज़ इसके साथ 0 के साथ 0 हो गई और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होने के बाद 1/4 हो गई। LCM लिया तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ गया। तो कहते हैं हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये फाइनाइट नंबर है, लेकिन अगर हम इसका वेरिएंस निकाल कर मज़ीद इस चीज़ को सॉल्व कर लें तो वेरिएंस में बेसिक हम इसका स्क्वायर ही लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर लेने के बाद फाइनल आंसर जो है वो वेरिएंस का आया था 1/2 x पे। और इसी तरह हमने वेरिएंस फाइनल निकालने के लिए यहाँ वेरिएंस नहीं था बल्कि मोमेंट था जिसको आपने निकाला है। वेरिएंस आपका ये वाला है, वो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। वेरिएंस में इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वेरिएंस ऑफ x आया था वो था हमारे पास 1/। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द CDF ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन इज इक्वल टू 1। f इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस आर फाइंड करना है आपने PDF। कहता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक्स क्या हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन PDF का वो होता है, उसमें फंक्शन इक्वल होता है लैम्डा ई माइनस लैम्डा एक्स के, और एक्स वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और उससे लेस देन भी हो सकता है। दी मीन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होता है 1 लैम्डा के। ये एक बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। कहता है क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह गिवन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा हमारे पास 1 के इक्वल भी है। तो हमने लैम्डा को रखा 1 के इक्वल, तो आपके पास जो कुछ स्टेटमेंट बच जाएगी वो है 1 माइनस ई की पावर है -x, और x हम लिखेंगे वो 0 के इक्वल भी हो सकते हैं या 0 से लेस देन भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।